गुड मॉर्निंग क्लास 9th। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले ये चैप्टर आपने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में पढ़ा था, जिसमें सिर्फ ये एक टॉपिक था। वही टॉपिक जो है अब यहाँ पर दो चैप्टर के पार्ट में आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम है, और चैप्टर नंबर 5 जो है वो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही रिलेटेड है, वर्किंग विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन कॉपी में मैंने इसको एक साथ लिखवाया है। जो मैंने नोट्स आप लोग को दिए थे उसमें पूरा का पूरा एक साथ लिखा हुआ, अलग अलग पार्ट में नहीं लिखवाया है, और इसको एक्सप्लेन भी पूरा का पूरा एक साथ करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये आप लोगों को पता है, वही सारी चीज़ें पहले बताएंगे, और उसके बाद उसके बारे में और डिटेल जो आप लोगों को उससे पहले क्लासेस में नहीं बताई गई थी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, वो सारी डिटेल इस वीडियोज़ के थ्रू बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि अगर ये कंप्यूटर सिस्टम में ना हो तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? सोल ऑफ कंप्यूटर। सोल ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कि सोल का मतलब है आत्मा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि जिस तरह से हमारे शरीर के लिए आत्मा की ज़रूरत होती है, आत्मा वो पार्ट है बॉडी का जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं सिर्फ, और अगर वो बॉडी के अंदर ना हो तो हमारी बॉडी के सारे पार्ट ठीक होने के बावजूद भी काम नहीं करेंगे। तो सेम उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो उस हार्डवेयर की सोल होता है। अगर वो हार्डवेयर में से निकाल दिया जाए, कंप्यूटर में से ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी तरीके से रिमूव कर दिया जाए, तो कंप्यूटर के सारे पार्ट या लैपटॉप के सारे पार्ट सही होने के बावजूद भी काम नहीं करेंगे। तो ये हमारे कंप्यूटर की सोल होती है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर के अंदर नहीं है तो बाकी आप उसमें कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते। मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है कि जब भी कंप्यूटर या लैपटॉप कंपनी से शॉप पर आता है, ठीक है, जब हम लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं तो वो डायरेक्ट आता है हमारे पास, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा होता है, हमको खुद से डालना पड़ता है। लेकिन अगर आप शॉप के थ्रू खरीदते हैं तो वहाँ पर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जो शॉप वाला होता है वो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के, सारे सॉफ्टवेयर डाल के आपको देता है पहली बार यूज़ करने के लिए। तो जब भी कंपनी से वो बन के शॉप पे आता है तो उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा होता है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई टाई अप नहीं होता है। नॉर्मली किसी भी कोई मॉडल है जिनमें ऐसा होता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल करके देते हैं। 90% का हार्डवेयर में कंप्यूटर्स में या फिर लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता है। वो जब वो शॉप पर आता है तो शॉप वाला बेचने के बाद, आपको बेचने से पहले वो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है। जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे वो उसको इंस्टॉल कर देता है और उसको दे देता है आपको। ठीक है, लेकिन अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम ना इंस्टॉल करके दे, ऐसे ही पकड़ा दे, तो वो कंप्यूटर या लैपटॉप सही होने के बावजूद भी आप उसके साथ कोई वर्किंग नहीं कर पाएंगे। अगर हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई कंप्यूटर ऑन करने से, जिसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा हुआ है, तो उसकी एक मेन स्क्रीन आपको दिखाई देगी जहाँ पर उस कंपनी का नाम लिखकर आएगा, या फिर जो उसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है उसका नाम लिखकर आएगा। बाकी उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं आगे वो परफॉर्म करेगा ही नहीं। जो भी आप लोग देखते हो स्क्रीन अपीयर होती है ब्लू कलर की, उसके बाद आइकन्स आते हैं, वो सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चल रहा है। वो हार्डवेयर, ये एक इंटरफेस है जो हमको हार्डवेयर से इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। इसमें सबसे पहले होता है यूज़र, उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं अपने किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए। उसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आता है हार्डवेयर। मतलब यूज़र और हार्डवेयर के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन को भी मान लो अगर हम हटा दें यहाँ पे, तो सिर्फ 3 ही पार्ट रह जाते हैं। एप्लीकेशन का मतलब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपको MS वर्ड यूज़ करना है तो यूज़र हैं आप, MS वर्ड है वो एप्लीकेशन, और अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 पड़ा हुआ है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7। और MS वर्ड यूज़ करना है तो आपको वहाँ पर हार्डवेयर आपका काम करना चाहिए, मतलब कीबोर्ड आपका काम करना चाहिए, आपका प्रोसेसर काम करना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ पूरा का पूरा कंप्यूटर काम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हार्डवेयर का मतलब है पूरे कंप्यूटर या लैपटॉप से। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज 7 है और एप्लीकेशन है आपका MS वर्ड। तो अगर हमको MS वर्ड यूज़ करना है तो हम हैं यहाँ पर यूज़र, ठीक है, और एप्लीकेशन है हमारा MS वर्ड।
ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा विंडोज़ 7 या जो भी हम यूज़ करते हैं, और हार्डवेयर है वो हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप जिस पे हम उसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारा एक हायरार्की में चलता है। हायरार्की मतलब एक लेवल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप कह सकते हैं हार्डवेयर है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद एप्लीकेशन है, उसके बाद यूज़र है, या उधर यूज़र के एंड से भी कह सकते हैं कि यूज़र, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हार्डवेयर। तो किसी भी तरफ से आप करें वो एक पूरी इंटर लिखेंगे, इसीलिए एरो दोनों तरफ लगी हुई है, क्योंकि यूज़र जब कुछ इनपुट करेगा तो वो पहले यूज़र को कुछ करना होगा तो वो एप्लीकेशन ओपन करेगा, एप्लीकेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ओपन होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर के अंदर काम करता है, तो वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हार्डवेयर को भी कोई रिस्पॉन्स देना होगा तो वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को वो रिस्पॉन्स देगा, उसके बाद वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जाएगा, अतः वो उसे यूज़र को मिलेगा। मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों तरफ से ही ये चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो इस तरह से यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो सबसे मेन इंटरफेस होता है उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको नॉर्मल इंटरफेस भी कहते हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो एंड्रॉयड होता है वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, वो हमारा मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और भी बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे iOS का मैंने कई बार नाम लिया होगा आप लोगों के सामने। तो iOS जो है वो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो कि विंडोज़ के मोबाइल में होता है, मतलब नोकिया वाले जो मोबाइल हैं उसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है नोकिया को, तो उनके मोबाइल में विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हालांकि वो सब मतलब सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, बस अलग अलग कंपनी के अलग अलग टाइप के होते हैं। ब्लैकबेरी का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हर किसी में एंड्रॉयड नहीं होता, हालांकि किसी और इन कंपनीज़ के अपने एंड्रॉयड वर्जन भी आते हैं, किसी की कुछ में इन्होंने एंड्रॉयड वर्जन भी निकाल दी, क्योंकि एंड्रॉयड जो है वो सबसे ईजी ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के लिए, उसको यूज़ करना बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम से यूज़ करना उसको ईजी होता है, इसलिए उसे हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैक्सिमम यूज़र कोई जिसको मोबाइल की बहुत ज़्यादा नॉलेज ना भी हो, उसको अगर हम लोग जो हम लोग हैं तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, चीज़ें जानते हैं, लेकिन बहुत सारे रिक्शे वाले, ठेले वाले और ये जो लोग लेबर क्लास के लोग होते हैं जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी मोबाइल यूज़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरफेस काफ़ी ईजी होता है, वो जो बीच का इंटरफेस बना हुआ जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो वर्क कर रहा है उसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो इतनी ईजी हैं कि कोई भी उसे यूज़ कर लेता है। ईजी होना भी, किसी भी सॉफ्टवेयर का ईजी होना भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। आप लोगों को याद होगा कैंडी क्रश या एंग्री बर्ड जैसे गेम्स हैं वो इतने पॉपुलर हुए, वो क्यों पॉपुलर हुए उसके पीछे एक वजह है। पॉपुलर होने के पीछे वजह ये है कि तो उसमें क्या होता है कि इनकी पॉपुलैरिटी के पीछे एक वजह है, क्योंकि ये गेम बहुत इजी है इसीलिए है पॉपुलर। अगर ये गेम डिफ़िकल्ट होते तो ये उतने पॉपुलर ना हो पाते, क्योंकि डिफ़िकल्ट होगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो वो काम नहीं करेगा। तो इनके इजी होने के पीछे की वजह यही है कि ये इजीली वर्क इसलिए कर लेते हैं, और मतलब इजी होने के पीछे की वजह तो कुछ नहीं है, इजी तो बनाया इस तरह गया, उसको इजी इसलिए इजी बनाया गया है, और वो उसकी पॉपुलैरिटी की वजह यह है कि वो इजीली हम उसे यूज़ कर सकते। कोई भी आदमी जो बहुत ज़्यादा नहीं भी गेम के जानकार है, बहुत ज़्यादा गेम उसे खेलने की आदत नहीं भी है, फिर भी वो उसे ईजिली यूज़ कर लेता है। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिफ़िकल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है उनके पीछे भी वजह है कि उनको डिफ़िकल्ट क्यों बनाया गया है, उसके पीछे वजह है जो कि हालांकि वो आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम हल्का सा आपको बता देंगे कि क्यों उनको डिफ़िकल्ट बनाया गया। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों के दिमाग में आता है कि बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मतलब इतना डिफ़िकल्ट है, तो उनको बनाने के पीछे वजह क्या है जब उतने पॉपुलैरिटी नहीं, तो उनके पीछे अपनी वजह है उनको उस तरह का बनाने के पीछे उनके भी लेकिन पॉपुलर होने के पीछे की वजह यही है कि वो ईजी यूज़ करने में जितना ईजी होगा उतना ही ज़्यादा वो पॉपुलर होता जाएगा। ठीक है, देखो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का लेयर्ड आर्किटेक्चर। इसमें सबसे पहले आता है आपका शेल, मैंने हालांकि कर्नल पहले नंबर पे लिख दिया है, लेकिन कर्नल नहीं होता है, पहले आता है शेल। दो कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दो कंपोनेंट होते हैं। टू परफॉर्म अबव मेंशन टास्क द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू कंपोनेंट, शेल एंड कर्नल। शेल हैंडल्स द इंटरेक्शन विद यूज़र। शेल जो है वो यूज़र्स के इंटरेक्शन को हैंडल करता है, और कर्नल क्या करता है, हैंडल द इंटरेक्शन विद हार्डवेयर। कर्नल जो है वो हार्डवेयर के इंटरेक्शन को हैंडल करता है। मैंने आपसे कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरफेस होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, लेकिन इसके भी अपने पार्ट्स होते हैं। जैसे देखिए आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी मैटर की, वो होती है एटम, लेकिन एटम के भी अपने पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो उसी तरह से ये एक मेन यूनिट है और इसके भी दो पार्ट हैं, शेल एंड कर्नल। शेल पहला आएगा, दूसरा कर्नल आएगा। ठीक है,
तो यहाँ शेल और कर्नल ही से मिलकर ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। शेल का अपना काम होता है, कर्नल का अपना काम होता है। शेल का काम होता है हैंडल्स द इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र के बीच में जो इंटरेक्शन हैंडल करने वाला पार्ट है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ही दोनों पार्ट है। दोनों यहाँ ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, शॉर्ट फॉर्म जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है वो होता है ओएस। तो ओएस का ही ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो शेल और कर्नल जो है ये उसके ही पार्ट है। पहला पार्ट शेल और दूसरा कर्नल होता है। मैंने पहले जल्दबाजी में पहले कर्नल लिख दिया है फिर शेल लिखा है, तो पहले शेल ही होता है। ठीक है, तो शेल तो काम होता है मतलब पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्ट करता है, लेकिन जो यूज़र के साथ कम्युनिकेट करता है वो पार्ट होता है शेल, और जो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है वो पार्ट होता है कर्नल। शेल और कर्नल को मिलाकर ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। सबसे पहले बात आती है शेल की। शेल क्या होता है? एन इंटरफेस टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। जो इंटरफेस वाला पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट नहीं है, जो इंटरफेस वाला पार्ट है जो इंटरैक्ट करता है यूजर से, वो होता है हमारा शेल। इट इज एन आउटर लेयर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैनेज द इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे बीच में जो मैनेजिंग वाला काम होता है वो शेल का काम होता है। शेल जो है वो मैंने बार बार कह रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, तो लेकिन वो इनको शेल और कर्नल दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ शेल वाला पार्ट जो है वो यूज़र से इंटरेक्ट करता है, और कर्नल वाला पार्ट जो है वो जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उनको करता है। तो इसके कुछ अपने वर्क होते हैं। प्रॉम्प्टिंग यू फॉर द इनपुट, आपसे वो इनपुट लेने की वो करता है। इंटरप्रेटिंग द इनपुट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जो इनपुट आपने दिया है उसको इंटरप्रेट करता है, उसको अपनी लैंग्वेज में चेंज करता है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम उसको समझ सके। हैंडलिंग द रिजल्टिंग आउटपुट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग वाला काम करता है उसके जो आउटपुट आया है उसको हैंडल करके हमको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो शेल का काम क्या होता है? कर्नल और यूज़र के बीच में वो वर्क करता है। कर्नल का काम होता है प्रोसेसिंग का, आपने इनपुट दिया है वो शेल के पास जाएगा, शेल उसको कर्नल के पास भेजेगा, कर्नल प्रोसेसिंग का काम करेगा, उसके बाद फिर जो आउटपुट मिलेगा वो वापस वो शेल को भेज देगा, शेल हमको भेज देगा। मतलब शेल और कर्नल से मिलकर ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, लेकिन जो मैनेजमेंट का काम है वो शेल का है, जो वर्किंग का काम है वो कर्नल का है। हर किसी का काम अलग अलग होता है। जो फ्रंट एंड पे है वो है शेल, और जो बैक एंड में वर्क कर रहा है वो है कर्नल। तो कर्नल सबसे कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। शेल तो सिर्फ इंटरफेस में यूज होता है, लेकिन असली जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेजर पार्ट है जो वर्किंग में काम आता है, ठीक है, वो है आपका कर्नल। इसकी स्पेलिंग नॉर्मल कर्नल जो स्पेलिंग होती है उससे अलग होती है, वो सी से स्टार्ट होती है, के से स्टार्ट होती है। तो इसको कहते हैं कि कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल जो होता है उसको एक कोर पार्ट कहा जाता है। Kernel is a core component of an operating system which act as an interface between application and data processing performed with the hardware level. हार्डवेयर से जो भी प्रोसेसिंग होती है उसको हैंडल करने का काम कर्नल का होता है। ये इंटरफेस का काम शेल करता है। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा एक इंटरफेस है, लेकिन इसमें भी जो इंटरफेस वाला पार्ट है वो शेल है, और जो वर्किंग वाला पार्ट है जो उसको काम कर रहा है, जो पूरी उसको परफॉर्म कर रहा है, इनपुट आउटपुट सबको मैनेज कर रहा है, वो है कर्नल। उसकी कर्नल की कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी इनपुट आ रहा है शेल उसको जहाँ पर भी उसको ले जाना है शेल उसको ले जाएगा, बाकी के काम उसकी आवाज़ कर्नल करेगा। फिर जो आउटपुट आएगा, जो कर्नल आउटपुट देगा, उसको शेल के थ्रू वो यूज़र को मिल जाएगा। प्रोसेस मैनेजमेंट फॉर एन एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए अलग अलग प्रोसेस की ज़रूरत होती है। प्रोसेस का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। उस प्रोसेस मैनेजमेंट का जो काम होता है वो हमारा कर्नल का ही होता है। कौन सी प्रोसेस कहाँ से आई है ये बताना शेल का काम होता है, लेकिन इसको कैसे मैनेज करना है वो काम कर्नल का होता है। डिवाइस मैनेजमेंट, सारी डिवाइसेस को मैनेज करता है कर्नल। मैंने पहले कहा कि ये कोर पार्ट है। वैसे तो कर्नल और शेल से मिलाकर ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, लेकिन इसमें भी जो शेल वाला पार्ट है, जो कर्नल वाला पार्ट है वो आपका कोर पार्ट होता है। वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। शेल सिर्फ इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, वो सिर्फ आपको सामने फ्रंट एंड पे काम करता है, सामने वही आपको दिखेगा, लेकिन जो बैकएंड वाले काम है वो सब कुछ कर्नल के रहेगा। इसका एक और जो उसकी इंपॉर्टेंट उसकी होती है सिस्टम कॉल कंट्रोल। सिस्टम कॉल कंट्रोल मतलब कि सिस्टम्स में जो भी चीज़ें आ जा रही हैं, जैसे भी जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जो डेटा कॉपी हो रहा है, जो प्रोसेसेस हो रही हैं, उनको कंट्रोल करने का काम भी हमारा इसी का होता है। ठीक है, दो मेजर, पहले फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारे दो मेजर पार्ट होते हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला पार्ट होता है शेल, दूसरा पार्ट होता है कर्नल। कर्नल जो होता है वही कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मतलब मेजर पार्ट कर्नल ही है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वर्किंग वाला पार्ट है वो है कर्नल। ठीक है,
इसके बाद आते हैं आपके कुछ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किन किन तरीके फंक्शंस के थ्रू वो काम करता है, ये सारी पार्ट भी इसमें आएगा। उसके अपने कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, यही सब है, पहले भी मैंने थोड़ा हल्के से बताए हैं। और फिर आएगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने टाइप्स हैं। देखो जो कॉमनली मैंने आपको टाइप्स बताए हैं, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सब जो हैं ये तो टाइप हैं ही, लेकिन कुछ उनकी फंक्शनैलिटी के बेस पे भी उनके टाइप को डिफाइन किया गया है। जैसे सिंगल यूज़र, ग्राफिकल यूज़र, इस तरह के कुछ टाइप आपको सुनने को मिलेंगे। एक टाइप तो मैंने नाम के हिसाब से बताया कि विंडोज़ एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एक टाइप और डिफाइन होता है जो कि उनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से होता है। उनकी कैटेगरीज कुछ डिफाइन हुई हैं जो उनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से हुई, उसमें नाम से नहीं डिफाइन। ये डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है वो नाम से डिफाइन हुई है, उनके अलग अलग नाम हैं, उनके उन नामों के हिसाब से उसको डिफाइन किया गया है। इसके बाद मोबाइल के भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको पहले भी मैंने बताया है और यहाँ पर भी बताएंगे किस तरह से मोबाइल के ऑपरेटिंग जो सिस्टम होते हैं उनकी वर्किंग क्या होती है, कौन कौन से टाइप के होते हैं। हालांकि उसको पहले एक बार थोड़ा सा डिटेल में बताया था, लेकिन अब ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर उसको और ज़्यादा डिटेल में और कुछ नए पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसके बाद आपका मेन पार्ट जो आएगा वो आएगा फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके सारे फंक्शंस आपको बताए जाएंगे। जो रिटर्न वर्क जिनका भी नहीं कंप्लीट है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो अभी तो रिक्वेस्ट हो रही है, लेकिन स्कूल खुलने के बाद रिक्वेस्ट नहीं होगी, उसके बाद अब एक्शन होगा अपने तरीके से। तो वो रिटर्न वर्क कंप्लीट कर लें, वरना स्कूल खुलते ही मैं अगले ही दिन मैं आप लोगों से कॉपीज़ मांगूंगा, और कॉपीज़ नहीं मिली तो उसका हिसाब मैं अलग से अपने तरीके से करूँगा। तो प्लीज़ अभी भी आप लोग के पास टाइम है, स्कूल खुलने की कोई डेट अभी तो नहीं डिक्लेयर हुई है फिलहाल, ऐसे 21 सितंबर थी, 21 सितंबर तो निकल गई, अब आपकी 12 अक्टूबर से खुलने की उम्मीद सुनाई दिया है कि 12 अक्टूबर से स्कूल आपका खुल सकता है, 9th 10th 11th 12th, जो कि न्यूज़ में आया है। हालांकि वो कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है और ना ही श्योर है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 12 अक्टूबर से शायद आपके स्कूल खुल जाएंगे। शायद अभी भी मैं शायद ही लगाऊंगा, क्योंकि जब तक हमारे पास गाइडलाइन नहीं आ जाएगी तब तक शायद का ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि कुछ हो नहीं, कोई भरोसा नहीं है कि क्या हो। तो गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो स्कूल खोलती है या नहीं। तो आप लोग वर्क कंप्लीट कर लें, क्योंकि जिस दिन भी दिन स्कूल खुला तो सबसे पहले आपकी कॉपीज़ चेक की जाएंगी। ओके, थैंक यू।